हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज अपन टॉपिक लेकर आए हैं बीए पार्ट फर्स्ट ईयर माइक्रो इकोनॉमिक्स का है एनालिसिस ऑफ इंडिफरेंस कर्व अर्थात अनादि एवं वक्र का विश्लेषण। इस टॉपिक के अंतर्गत अपन अध्ययन करेंगे कि क्रमवाचक दृष्टिकोण क्या है अर्थात क्रमवाचक दृष्टिकोण जिसे अपन अनादिमान वक्र विश्लेषण भी कहते हैं, ये क्या है और ये इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे और इसका किस प्रकार उद्भव हुआ है उसके बारे में। अनादिमान वक्र होते क्या है, इसके क्या प्रयोग हैं, इसके बारे में अपन इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। जैसे कि अनादिमान वक्र विश्लेषण या क्रमवाचक उपयोगिता दृष्टिकोण दोनों को एक दूसरे के स्थान पर जाता है या अनादिमान वक्र को क्रमवाचक उपयोगिता दृष्टिकोण भी कहा जाता है। जैसा कि अपन जानते हैं कि गणनावाचक दृष्टिकोण के अंतर्गत उपयोगिता को संख्या के रूप में मापनीय माना गया था, जबकि अपन देखते हैं कि उपयोगिता को वास्तविक जीवन में मापा नहीं जा सकता है क्योंकि उपयोगिता भावगत होती है, तो इसलिए उपयोगिता को मापना संभव नहीं है। इसी के कारण ये एक नई अवधारणा का उद्भव हुआ जो मांग निर्माण के लिए एक नई अवधारणा की मांग होने के कारण इस नई अवधारणा का उद्भव हुआ जिसको अपन अनादिमान वक्र विश्लेषण कहते हैं। अब इसका अपन एक सामान्य से परिचय इंट्रोडक्शन लें तो अपन बात करें कि अनादिमान वक्र को अपन तटस्थ वक्र भी कहते हैं, इसको अपन उदासीनता वक्र भी कहते हैं। इंग्लिश में इसका एक ही नाम है, इंडिफरेंस कर्व। अनादिमान वक्र है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग एजवर्थ ने किया था, लेकिन जो एजवर्थ ने जो अनादिमान वक्र का प्रयोग किया था वो क्रमवाचक उपयोगिता के दृष्टिकोण से नहीं किया था या मांग विश्लेषण के लिए नहीं किया था। इन्होंने सिर्फ अनादिमान वक्र का उद्भव है वो एजवर्थ के द्वारा हुआ है या प्रतिपादन है वो एजवर्थ ने किया है। इसके बाद में अनादिमान वक्रों का प्रयोग फिशर ने, पेरेटो ने, जॉनसन ने भी इन वक्रों का प्रयोग किया, लेकिन क्रमवाचक दृष्टिकोण के रूप में उपयोगी अनादिमान वक्र का प्रयोग करने वाले पहले अर्थशास्त्री पेरेटो थे। पेरेटो ने सर्वप्रथम मांग के निरूपण के लिए उपयोगिता का मापनीय नहीं आवश्यक है के आधार पर इन वक्रों का प्रयोग किया था। अपन बाद में अगर पढ़ेंगे जो कीमत प्रभाव है उसको दो भागों में बांट सकते हैं अपन, आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव। इन भागों में दो भाग को किस प्रकार बांट सकते हैं, इसका सर्वप्रथम अध्ययन है वो स्लेट्स्की ने बताया था कि आय कीमत प्रभाव होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक आय प्रभाव दूसरा प्रतिस्थापन प्रभाव। ये बात स्लेट्स्की ने 1915 में कही थी, लेकिन जो स्लेट्स्की की ये बुक थी जो अपनी स्थानीय लैंग्वेज में होने के कारण लोगों के पास पहुंच नहीं पाई और J.R. हिक्स और R.G.D. एलन ने इसको जो कीमत प्रभाव है उसको आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव में विभाजन 1930 में किया था और लोगों के सामने लेके आए थे। लेकिन बाद में जब हिक्स ने देखा कि मेरे से पहले ये काम स्लेट्स्की कर चुके हैं, उन्होंने बताया कि ये मैंने जो बताया है वो पहले स्लेट्स्की द्वारा किया जा चुका है। अनादिमान वक्रों का सबसे ज्यादा विस्तृत प्रयोग उपभोक्ता मांग का विश्लेषण के लिए किया वो J.R. हिक्स और R.G.D. एलन ने किया है। सन 1939 में हिक्स ने अपनी पुस्तक वैल्यू एंड कैपिटल में अनादिमान वक्रों की सहायता से उपभोक्ता मांग की विस्तृत व्याख्या की और ये जो व्याख्या की थी वो गणनावाचक नहीं होकर वो क्रमवाचक पर आधारित थी। वो गणनावाचक का मतलब है कि किसी भी चीज को अपन एक वैल्यू में माप सकते हैं। जैसे अपन बात करें कि मुझे एक चाय पीने से 20 के बराबर संतुष्टि मिलती है, 30 के बराबर मिलती है, 40 के बराबर। एक क्रमवाचक दृष्टिकोण ये कहता है कि अपन ऐसे नहीं माप, अपन ये जरूर कह सकते हैं कि मुझे पहली इकाई से ज्यादा मिलती है, दूसरी इकाई से मुझे कम, तीसरी इकाई से कम। ये अपन यहाँ पे एक सामान्य से परिचय पढ़ा है। अब अपन पढ़ते हैं कि क्रमवाचक दृष्टिकोण का अपन अध्ययन करते हैं तो किन किन मान्यताओं को लेके चलते हैं। यानी अगर अपन कुछ मान के नहीं चलेंगे
तो अपने इसका विश्लेषण है वो लागू नहीं होगा, क्योंकि उपभोक्ता का व्यवहार है वो अनिश्चित होता है। तो सबसे पहला ये है कि उपभोक्ता विवेकशील होता है। उपभोक्ता विवेकशील होने का यहाँ तात्पर्य है कि उपभोक्ता अपनी आय का प्रयोग करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। जो उपभोक्ता अपनी आय का प्रयोग इस प्रकार करे कि वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करे, तो वो उपभोक्ता विवेकशील कहलाता है। दूसरा है कि उपयोगिता वो तुलनीय है। तुलनीय का तात्पर्य है कि उपभोक्ता उपयोगिता को मापने में सक्षम नहीं है। वह केवल ये कर सकता है कि वस्तुओं के विभिन्न संयोगों में से एक अधिमान क्रम प्रदान कर सकता है कि मुझे इस संयोग से वस्तुओं के संयोग से ज़्यादा मिली, इससे मुझे कम मिली, इन दोनों से मुझे बराबर मिली। इस प्रकार वो अपना अधिमान प्रकट कर सकता है, लेकिन ये नहीं बता सकता कितनी ज़्यादा मिली। संख्या के रूप में नहीं बता सकता, क्योंकि विभिन्न संतुष्टि के स्तरों में परिमाणात्मक अंतर नहीं बता सकता कि मापनीय नहीं होने के कारण नहीं। दूसरी है कि जो यहाँ पे जो नियम लागू होगा वो ह्रासमान प्रतिस्थापन की सीमांत दर का नियम लागू होता है, यानी डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का नियम लागू होता है। इस नियम का मतलब ये है कि अगर अपन एक वस्तु की मात्रा का अधिक उपयोग करते हैं, तो दूसरी वस्तु अपन अलग इसको टॉपिक में पढ़ेंगे, और ये नियम इस आधार पर होता है कि अपन एक वस्तु को ज़्यादा उपयोग करते हैं तो प्रत्येक अगली इकाई से जो उपयोगिता है वस्तु का उपयोग करने से गिरती है, और जबकि अपने पास जो एक वस्तु का ज़्यादा उपयोग करेंगे तो दूसरी वस्तु का कम उपयोग करेंगे। जो कम उपयोग करेंगे वस्तु, तो उसकी वस्तु जैसे-जैसे अपन त्यागते जाएँगे तो उनसे त्यागी जाने वाली प्रत्येक वस्तु से वो उपयोगिता जो अपन त्याग रहे हैं वो बढ़ती जाएगी। इसलिए एक उपभोक्ता जिसको त्याग रहा है वो कम त्यागना चाहेगा, और जिसको वो अधिक प्रयोग एक बढ़ा रहा है मात्रा उसकी, एक इकाई बढ़ाने के लिए प्रति एक इकाई के लिए धीरे-धीरे उत्तरोत्तर कम इकाई त्यागना चाहेगा। इसको अपन अलग से पढ़ेंगे तब आपको अच्छी तरह समझ आएगी प्रतिस्थापन सीमांत दर है क्या, और फिर आपको पता चलेगा कि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम क्या है। अपन अभी यहाँ पे इसकी कोई इतनी की मान्यता के रूप में रखें। तीसरा ये है, चौथा कि उपभोक्ता का डिमांड क्रम वस्तुओं की मार्केट में प्रचलित कीमतों से स्वतंत्र रूप में बनाया जाता है। यानी उपभोक्ता का डिमांड ये जरूरी नहीं है कि मार्केट में वो खरीद पाए, मार्केट में क्या कीमत है उसके आधार पर नहीं बनाए जाते। ये बिना कीमतों के सिर्फ वस्तुओं के आधार पर बनाए जाते हैं। अगला फिफ्थ है कि उपभोक्ता का व्यवहार है वो संगत होता है। उपभोक्ता का व्यवहार संगत होने का मतलब ये है, यदि एक बार उपभोक्ता ने कह दिया है कि ए वस्तु मुझे बी से ज़्यादा बढ़िया है, तो वो ये नहीं कहेगा कि मुझे बी वस्तु है वो ए से ज़्यादा बढ़िया है। अगर इस प्रकार कहेगा तो इसका मतलब उसका व्यवहार है वो संगत नहीं है। यानी एक बार जिस वस्तु को उसने ज़्यादा वरीयता दे दी है तो दूसरी बार उस वस्तु को वरीयता नहीं देगा। तीसरा है कि पूर्ण क्रमबद्धता, यानी पूरी तरीके से सभी वस्तुओं को वो संयोजनों को क्रमबद्ध करता है। और अगला लास्ट जो अपन ने यहाँ पे मान्यता लेके चल रहे हैं वो है उपभोक्ता का व्यवहार सक्रमक होता है। उपभोक्ता व्यवहार सक्रमक का मतलब यह है कि यदि एक व्यक्ति ने कहा कि मुझे ए से बी ज़्यादा पसंद है और बी से मुझे सी ज़्यादा पसंद है, इसका मतलब ऑटोमेटिक है कि ए से ज़्यादा सी से ज़्यादा ए पसंद होगा। अगर मुझे बी से ज़्यादा ए पसंद है और सी से ज़्यादा बी पसंद है, तो इसका मतलब है कि ए है ऑटोमेटिकली सी से ज़्यादा पसंद होगा। अगर ऐसा नहीं है तो उपभोक्ता व्यवहार सकारात्मक नहीं होगा। यानी संगत का मतलब है कि एक बार ए को बढ़िया बता दिया बी से तो दूसरी बार बी को बढ़िया नहीं बता सकता। और सकारात्मक का मतलब है कि अगर ए को बढ़िया बता दिया बी से और बी को बढ़िया बता दिया सी से, तो और इसका मतलब है कि सी से बढ़िया ऑटोमेटिक ए है। ये अपन ने कुछ मान्यता ली है। अब अपन कहते हैं देखते हैं कि अनादिमान वक्र होते क्या, अनादिमान वक्र क्या है। अपन इसकी एक डेफिनेशन के रूप में इसको देखते हैं। अनादिमान वक्र अपन बात करें तो अनादिमान वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि या उपयोगिता मिलती है तथा जिनके प्रति वह तटस्थ और उदासीन रहता है। अर्थात अपन सिंपल सी बात
भाषा में बात करें कि अनादिमान वक्र का मतलब है जो एक वक्र होता है, उसके वक्र पर जितने भी दो वस्तुओं के संयोग होते हैं, वो सभी संयोग से उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। यानी एक वक्र पर जितने भी बिंदु होंगे, सबसे उन सभी संयोगों से उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिल गएगी, और जिनके प्रति वो समान संतुष्टि मिलने के कारण वो उनके प्रति तटस्थ या उदासीन रहता है, यानी उनके प्रति किसी के भी प्रति अपना अधिमान प्रकट नहीं करता, इसलिए इसको अनादिमान वक्र कहा गया है। और यहाँ पे तटस्थ का मतलब ये है कि उपभोक्ता सभी संयोगों को समान रूप से पसंद करता है, यानी सभी उपभोक्ता को सभी संयोग है जो उस वक्र पर स्थित है उन सबसे समान संतुष्टि मिलती है, उसको समान रूप से पसंद है। इस वक्र को अपन सम संतुष्टि वक्र भी कहते हैं, क्योंकि सभी संयोगों से अपने को समान संतुष्टि मिलती है, तो सम संतुष्टि वक्र भी कहते हैं। उदासीनता वक्र भी कहते हैं, क्योंकि उस उपभोक्ता उसके प्रति उदासीन, मतलब उसमें कोई भी वो सभी से भैया बराबर संतुष्टि मिल रही है, तो सारे सहयोग उसके लिए बराबर है, तो उदासीनता वक्र भी कहते हैं। इसको तटस्थता वक्र इसलिए कहते हैं कि उपभोक्ता सभी संयोग किसी को क्योंकि सबसे बराबर संतुष्टि मिल रही है, तो इसके प्रति तटस्थ भी है, इसलिए यानी तटस्थ मतलब इनडिफरेंस, यानी कोई डिफरेंस नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो इसको तटस्थ वक्र भी कहा जाता है। यानी अनादिमान वक्र, तटस्थता वक्र, उदासीनता वक्र, सम संतुष्टि वक्र, ये सब एक ही चीज है। अब अपन इस अनादिमान वक्र को तालिका और रेखा चित्र के सहायता से अपन समझेंगे और देखेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे अपन 3 संयोग लिए। पहला, अपन ने पास दो वस्तुएं x और y, और अपन ने x और y के अपन 3 संयोग लिए। जैसे पहला संयोग है अपने x वस्तु की 1 मात्रा और y वस्तु की 20 मात्रा। x वस्तु की अगर 2 मात्रा खरीदेंगे तो y वस्तु की अपन 15, x वस्तु की 3 खरीदेंगे तो y वस्तु की 11, x वस्तु की 4 खरीदेंगे तो y वस्तु की 8, और x वस्तु की 5 खरीदेंगे तो 6। यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि x वस्तु की अगर अपन मात्रा बढ़ा रहे हैं तो y वस्तु की मात्रा घटा रहे हैं, क्योंकि अगर x वस्तु की मात्रा बढ़ा रहे हैं तो y वस्तु की मात्रा घटाएंगे नहीं, तो उपभोक्ता की संतुष्टि की स्तर है वो समान नहीं रहेगा। समान नहीं रहेगा तो उपभोक्ता उसी तटस्थ वक्र पर स्थित नहीं रहेगा। इसलिए जरूरी है कि उपभोक्ता उसी तटस्थ पर स्थित रहने के लिए जरूरी है कि एक वस्तु की मात्रा बढ़ाएं तो दूसरी वस्तु की मात्रा कम करें, तभी संतुष्टि की स्तर है वो समान रहेगा। इसी प्रकार अपन दूसरा संयोग देखें, अगर x वस्तु की 2 मात्रा, y वस्तु की 24, x वस्तु की 3 तो y वस्तु की 19, x वस्तु की 4 तो y वस्तु की 15, और x वस्तु की 5 तो y वस्तु की 12, और x वस्तु की 6 और y वस्तु की 10। तीसरा संयोग अपन लिया, जैसे 3 x वस्तु की 3 25, 4 20, 5 16, 6 13 और 7 11। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये 3 संयोग की स्थिति है। इन 3 संयोगों में उपभोक्ता को कौन सा ज्यादा पसंद है? इन तीनों संयोगों में देखेंगे तो उपभोक्ता को तीसरा संयोग सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि तीसरा संयोग में 3 x वस्तुएं और 25 y वस्तुएं, जबकि दूसरे संयोग में 2 x वस्तु है, पहला जैसे a संयोग ही लें तो, और y वस्तु की 24। तो इन संयोगों में अंतर है, लेकिन एक जो अपन बात करें तो इन तीनों के 3 तटस्थ वक्र बनेंगे, क्योंकि हर संयोग से अलग अलग संतुष्टि मिल रही है। क्योंकि उपभोक्ता को x वस्तु की 1 और y वस्तु की 20 क्वांटिटी, उपभोक्ता x वस्तु की 2 और y वस्तु की 24 क्वांटिटी ज्यादा संतुष्टि देगी बजाय x वस्तु की 1 और 20 की। इसी प्रकार अपन देखें x वस्तु की 3 और y वस्तु की 25 है, वो जो दूसरा संयोग है जो x वस्तु की 2 और y वस्तु की 24 उससे ज्यादा संतुष्टि प्रदान करेगी। क्योंकि ये सभी जानते हैं कि अगर एक सामान्यतः उपभोक्ता कम वस्तुओं के बजाय ज्यादा वस्तुएं अधिक संतुष्टि प्रदान करती है। अब इन तीनों को उसने जैसे उपभोक्ता क्रम में सजा दिया कि 1 नंबर 2 नंबर 3, यानी तीनों अलग अलग उदासीनता वक्र बनेंगे या अनादिमान वक्र बनेंगे, और तीनों पर ये वो जो है ना संतुष्टि, ये जो संयोग है, जैसे ये पहले वाले में संयोग x और y के a b c d e ये सेम रहेंगे, दूसरे वाले में ये रहेंगे। अब जैसे इसको रेखा चित्र के माध्यम से अपन तालिका को देखा, इसको अपन रेखा चित्र के माध्यम से अगर देखें
तो रेखा चित्र पे अपन देख रहे हैं ए बी सी डी ई एफ अपने संयोग लिया, जैसे x वस्तु की 1 y वस्तु की 20, यानी अपने पहला वाला तटस्थ अवकर बनाया अपने पहले अधिमान के अनुसार। और अगर अपन x वस्तु की 2 लेते हैं तो y वस्तु की 15, x वस्तु की 3 लेते हैं तो y वस्तु की 11 और 4, इन सभी अगर ए बी सी डी बिंदुओं को मिला देंगे तो अपने को मिल जाएगा अनादिमान वक्र या आईसी वक्र भी कहते हैं अपन, यानी इंडिफरेंस कर्व मिल जाएगा। अपन यहाँ पे इस जो डायग्राम में एक्स एक्सेस पर अपन वस्तु x को लिया है और y एक्सेस पर अपन वस्तु y को लिया है। और इन दो वस्तुओं के जो विभिन्न संयोग है जिनसे समान संतुष्टि मिल रही है, उन सभी संयोगों को अपन मिला दिया, जैसे ए बी सी डी बिंदुओं, इन सभी संयोगों को मिलाने पर जो वक्र प्राप्त हुआ वो कहलाएगा अनादिमान वक्र। यानी अनादिमान तालिका द्वारा अनादिमान वक्र पर दिखाए गए वस्तुओं के प्रत्येक संयोग से उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। यह अनादिमान वक्र सतत होता है, जिसका अर्थ ये माना गया कि वस्तुएं पूर्ण विभाज्य होती है, यानी वस्तुओं को विभाजित किया जा सकता है, तभी ये जो उपभोक्ता वो ये वक्र है वो एक ऐसे सतत होगा, नहीं तो सतत नहीं हो पाएगा। अब अपन जैसे बात करें अनादिमान मानचित्र। अनादिमान मानचित्र का मतलब है कि ये जो मानचित्र होते हैं वो उपभोक्ता के संतुष्टि के विभिन्न स्तरों को बताते हैं, और जितना अनादिमान मानचित्र में तटस्थता वक्र ऊंचा होगा या अनादिमान वक्र ऊंचा होगा, उतनी ही अधिक संतुष्टि एक व्यक्ति को प्राप्त होगी। यानी ये एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये उपभोक्ता के अधिमान को प्रकट करते हैं। अनादिमान मानचित्र वो उपभोक्ता के अधिमान को प्रकट करते हैं, यानी एक अनादिमान मानचित्र में दो वस्तुओं तथा उनके विभिन्न संयोगों में उनकी रुचि और अधिमानों को प्रकट करता है। अर्थात एक अनादिमान मानचित्र उपभोक्ता के अधिमान क्रम प्रस्तुत करता है। जब एक उपभोक्ता की रुचियां अथवा अधिमान समान रहते हैं तब एक अनादिमान मानचित्र वही रहेगा। यदि उपभोक्ता की रुचियां अथवा अधिमान कोई परिवर्तन होता है तो उसका अधिमान मानचित्र बदल जाएगा। यानी अगर किसी की रुचि पसंद बदल जाती है, व्यक्ति की इंटरेस्ट चेंज हो जाता है, तो अनादिमान मानचित्र भी चेंज हो जाता है। अगर वो सेम रहते हैं तो ये के ये बन, यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि एक ऊंचा अनादिमान मानचित्र मतलब अधिमान वक्र है वो अधिक संतुष्टि को बताएगा और नीचे वाला कम, क्योंकि नीचे वाले के बजाय ऊपर वाले पर किसी न किसी वस्तु की अधिक मात्रा मिलेगी, और अधिक मात्रा का मतलब है उपभोक्ता की संतुष्टि अधिक मिलेगी। यानी जैसे यहाँ पे अनादिमान मानचित्र में अपन 5 अनादिमान वक्रों को लिया है, पांचों से अपने अलग अलग संतुष्टि मिल रही है। एक अनादिमान वक्र पर अपने संतुष्टि सेम मिलती है, लेकिन अलग अलग अनादिमान वक्रों पर अलग अलग संतुष्टि मिलती है, और जितना ज्यादा ऊंचा होता है उतनी ही ज्यादा अपने संतुष्टि प्राप्त होती है। और प्रत्येक उपभोक्ता चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा ऊंचे वाले वक्र पर जाए ताकि उसका संतुष्टि का स्तर ज्यादा से ज्यादा रहे। तो ये अपन ने आज पढ़ा है अनादिमान वक्र क्या होते हैं और अनादिमान वक्र के बारे में। अब आगे अपन पढ़ेंगे अगले टॉपिक में प्रतिस्थापन की सीमांत दर और उसकी क्या उपयोग है उसके बारे में। थैंक यू।